जब मैंने इस टर्माइल के दौरान देखा कि हम जो सियासी तौर यतीम है त्राल, दो ही खानदान थे, हैरत्राल बनत्राल। 5 साल उसको बनाते थे, 5 साल उसको बनाते थे, तो एक ये उस तरह का मुद्दा बना था। तीसरा आदमी डर के मारे उठता ही नहीं था। मैंने सिर्फ एक ही अपनी तरफ से डिमांड की थी कि त्राल को एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट देना, लेकिन लास्ट में हमसे मशवरा नहीं किया गया, ना हमसे पूछा गया। तो आप मैंडेट उस आदमी को दे रहे जिसके खानदान से आपको आज तक कभी वोट नहीं पड़ा, जो आज भी पीडीपी का मेंबर नहीं है। अगर इंजीनियर रशीद साहब कल मेरे त्राल के वर्कर को इग्नोर करते हैं तो मैं 1 मिनट नहीं लगाऊंगा कि मैं वहां से। लोगों के मैंडेट की कदर कीजिए। इंजीनियर रशीद साहब को छोड़िए, उसको लोगों ने इतना बड़ा मैंडेट दिया, उसको रिप्रेजेंट करने दीजिए। नाज़रीन मोहतरम, अस्सलाम वालेकुम। इस खास शुमारे में आप सबका खैर मकदम है। मैं हूं सईद इजाज। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हल्का इंतखाब त्राल में 18 सितंबर को वोट डालने हैं और इस वक्त अगर त्राल की बात करेंगे, यहाँ पर 9 उम्मीदवार टोटल अपनी सियासी किस्मत को आजमा रहे हैं। इनमें मुख्तलिफ पार्टियों के उम्मीदवार भी हैं, कुछ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भी है, लेकिन एक पार्टी का उम्मीदवार हमारे साथ मौजूद है, डॉक्टर हरबख्श सिंह जी, जो अवामी इत्तेहाद पार्टी के नुमाइंदे हैं। हम इनसे आज इस तरह के इंटरव्यू में पहली बार मिले, हमने मुनासिब समझा बहुत सारी बातें करेंगे इनके लिए, क्योंकि ये यहाँ पर एसडीडीसी भी थे और काफी मुद्दत से इनको लोग यहाँ पर एज सियासतदान भी जानते हैं। डॉक्टर साहब, टाइम देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, आपका भी शुक्रिया, आप लोग मेरे पास आए। सर, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा, क्योंकि हम तो जानते हैं आपके बारे में, थोड़ा सा अपने बारे में इंट्रोडक्शन दीजिए आप पूरे त्राल के लोगों के लिए जो आपको नहीं जानते। मैं पिछले 23 साल से सियासत में हूँ। स्टूडेंट सियासत से, चाहे वो मेडिकल कॉलेज में यूनियन थी, चाहे उसके बाद स्टूडेंट कांग्रेस था, चाहे यूथ कांग्रेस था, जब भी मैं सोशो पॉलिटिकल एक्टिविज्म पिछले 23 साल से कर रहा हूँ कि, और उस वक्त 20-22 साल मेरी उम्र थी जब मैं सियासत में आया। तो जब मैंने इस टर्माइल के दौरान देखा कि हम जो सियासी तौर यतीम है त्राल, तो मुझे आस्ता आस्ता लगा कि एक पेंट्रेशन हुई, एक मिनिस्टर के साथ पीआरओ भी रहा, थोड़ा सोशो पॉलिटिकल एक्टिविज्म करता रहा, अपना ट्रस्ट भी चलाया। तो मैंने देखा ये लोगों की जो वॉइस है ना, त्राल के लोगों का जो दर्द है, हम सिर्फ एक ही चीज से देखते हैं कि हमने किसी को पोल दे दिया, किसी को बंद दे दिया, किसी को, वो दर्द नहीं है। त्राल को जो एक्सेसिबिलिटी एक पॉलिटिकल लीडर के पास होनी चाहिए थी वो नहीं थी, जो सुनवाई होनी चाहिए थी वो नहीं थी। और जो ये 30 साल गुजरे, 30 साल में बड़ी सख्ती त्राल ने उठाई, कभी टास्क फोर्स, कभी पोटा, कभी बैंकर, कभी फायरिंग, कभी रोड। हमारे त्राल का कच्छकूट रोड था, ये 12-14 साल बंद रहा। और जब हमारे लोग निकलते थे घरों से, उनको पहले कहते थे कि आप पहले बैंकर के लिए मिट्टी ढो, या मारदाड़ थी, किसी की टोपी उतारी जाती थी, किसी की पगड़ी उतारी जाती थी। तो लेकिन हमें कोई ऐसी वॉइस नहीं थी कि जो उस वक्त बोले कि मेरे त्राल के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। फिर उसके बाद कुछ हालात के बाद असेंबलियां बनी, हमारे एमएलएज बने। पहले एक अल्टरनेट त्राल वालों को नहीं था, 2 ही खानदान थे, हैरत्राल बनत्राल, तो उसमें लोगों को कंपटीशन ही नहीं थी। तो वो 5 साल उसको बनाते थे, 5 साल उसको बनाते थे, तो एक ये उस तरह का मुद्दा बना था। तीसरा आदमी डर के मारे उठता ही नहीं था कि हम इन लोगों के खिलाफ तो लड़ ही नहीं सकते, सोच ही नहीं सकते थे। फिर एक अल्टरनेटिव आया, पीडीपी ने एक अल्टरनेटिव दिया, तो लोग खुश हो गए, चलो कोई और भी तंजीम है। तो लोगों ने इसलिए नहीं पीडीपी को वोट डाला कि वो बहुत पसंद करते थे, उस वक्त वोट इसलिए आया कि एक अल्टरनेट चाहिए, चेंज चाहिए। अभी हम देखेंगे, लेकिन बदकिस्मती से वो चेंज ही रही, वो भी वहीं तक समेट के रह गई। जो एक एक्सपेक्टेशन त्राल के आदमियों को थी, वो एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हुई। तो जब इन 2 खानदानों को डर लगा, हैरत्राल बनत्राल को डर लगा, तो इन्होंने अपना आपस में हाथ मिला लिया कि हमारे घर से नहीं निकलना चाहिए, अब हम सारी लड़ाई खत्म करेंगे। लोगों ने अपने गांव में कुछ लोगों की ऐसी लड़ाई थी हैरत्राल बनत्राल की, वो एक दूसरे के घर मरने पे नहीं जाते थे, वो एक दूसरे के घर शादी पे नहीं जाते थे। वो कहता था मैं अली मोहम्मद नायक के साथ हूँ, वो कहता था मैं मोहम्मद सुभान भट्ट के साथ हूँ। इन्होंने लड़ाइयां उठाई, लेकिन लास्ट में जब अपना मकसद आया, इन्होंने हैरत्राल बनत्राल ने हाथ मिला दिया और आप दोनों एक ही तंजीम में चले गए, क्योंकि इनको डर लगा कि अब हमारे यहां से ये खिसक रहा है। फिर क्या हुआ, इन सियासी तंजीमों का, इन घरों का, ये चलते रहे। अब फिर रिटायरमेंटों के बाद इनको फिर ख्याल आया कि नहीं, हमें फिर दोबारा, और फिर अलग हो गए, क्योंकि ये
अपनी कुर्सी के लिए इकट्ठे हुए थे। जब इनको लगा अब कुर्सी नहीं मिल रही है तो अब अलग हो गए, फिर दोबारा एक दूसरे के सामने खड़े हो गए। तो जब वो तीसरा खानदान था, तीसरा एमएलए था, तो उसको लगा नहीं जी त्राल से टोपी बाहर नहीं जानी चाहिए, तो उसने भी अनकंडीशनल सपोर्ट उसको दे दिया, जिसके खिलाफ कल तक लड़ रहा था, जिसके खिलाफ कहता था कि मसलन ये ना अहल है, मैं अहल हूं, मुझे वोट डालो, और जीत गया। अब मसला है कि ये लोग प्रॉक्सी उठते हैं, फिर उन तंजीमों में चले जाते हैं। कभी इस मसला ये है कि एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट जो है, पॉलिटिकल एक्टिविज्म होता है जब ये आप एक लड़के को देखोगे वो शुरू से, जैसे आप जर्नलिस्ट हो, आप 60 साल के बाद कोई आ जाए कि मैं जी जर्नलिज्म करूंगा, तो मैं कहीं था, मैंने कभी कुछ सोचा था जर्नलिज्म के बारे में, वो नहीं चलेगा। जर्नलिज्म में एक जर्नलिज्म का प्रोफेशनल कैंडिडेट ही चल सकता है, एक वही आदमी चल सकता है जिसको जर्नलिज्म के बारे में पता हो। पॉलिटिक्स इज नॉट कप ऑफ एवरीबॉडीज कप ऑफ टी, ठीक है। हर बंदा आएगा जिसको जो भी त्राल में रिटायर्ड हुआ, थोड़ा सा 10 लोग जानते थे, उसने पॉलिटिक्स ज्वाइन कर ली। क्यों जी? मैंने जी एमएलए बनना है। 60 साल तक आपको याद नहीं आया कि त्राल की खिदमत करनी है, 60 साल तक आपको खिदमत खालू को लानी है। मुझे इनमें से बोल दे कोई आदमी जो ये आज पॉलिटिकली एक्टिव हो गए कि इन्होंने 60 साल में किसी आदमी के घर ये ताजियत पे गए। ये मुझे अगर त्राल के इस वक्त अभी लाइन पे ले लो, ये मुझे त्राल के गांव के नाम गिन के बता दें, गांव के गुजर बस्तियों के नाम बता दे, मैं इनको बोलूंगा। पर ये जानते ही नहीं है त्राल के बारे में, क्या जानते हैं? 3000 वोट त्राल टाउन में पड़ते हैं, उस पे ये 98,000 वोटों पे राज करते हैं। और ये गांव वाले को सबसे बड़ी बात डिस्क्रिमिनेशन जो है, टाउन वाले ने त्राल वाले के साथ, ये गांव वाले के साथ डिस्क्रिमिनेशन की हमेशा। ठीक डॉक्टर साहब, चलो ये इनका बात मसला है। तो अभी आप मैदान में आए हैं, काफी मुद्दत से आप पीडीपी में भी है, पीआरओ भी आप रहे हैं, एसडीडीसी भी पीडीपी से है, तो सीखा भी आपने बहुत कुछ। जैसे हम देखते हैं बाकी डीडीसीज के नस्बत आपकी बहुत अच्छी नॉलेज है, काम करने का तरीका बिल्कुल अच्छा है, वो ग्राउंड पे हमने देखा है। क्या आप पीडीपी से इसलिए दूर हैं कि मैंडेट नहीं मिला? नहीं, बिल्कुल नहीं। जो मेरी पार्टी लीडरशिप से लास्ट की मुलाकात हुई, जनरल सेक्रेटरी साहिबान से, वाइस प्रेसिडेंट से, मैंने सिर्फ एक ही अपनी तरफ से डिमांड की थी कि त्राल को एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट देना। जो भी पॉलिटिकल एक्टिविस्ट लगता है, मैं 2 साल ऑलरेडी डीडीसी हूं, मैं स्पोक्स पर्सन हूं, मुझे तंजीम में सबसे बड़ी पोस्ट थी। आफ्टर सुहेल बुखारी आई वाज द सीनियर मोस्ट स्पोक्स पर्सन इन द पार्टी। और कौन सा जिसने 2019 के बाद कश्मीरियत की बात और पार्टी की बात की थी, खड़ा रहा मुश्किल वक्त में। हाँ, मुश्किल वक्त में खड़ा, लेकिन लास्ट में हमसे मशवरा नहीं किया गया, ना हमसे पूछा गया। अब मशवरे पर नाराज है? मशवरे पर बिल्कुल हमसे कोई मशवरा नहीं किया गया। और जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट जो आज देखिए, एआईपी में मैं अकेला आया, आज आप देख रहे हो मेरे साथ पूरी लोग हैं। क्यों है? क्योंकि ये लोग एक मिशन के साथ थे। इन लोगों को भी लगा कहीं ना कहीं पार्टी ने धोखा दे दिया। जो वर्कर आपको 1999 से खड़ा है, जो वर्कर, तो आप मैंडेट उस आदमी को दे रहे जिसके खानदान से आपको आज तक कभी वोट नहीं पड़ा, जो आज भी पीडीपी का मेंबर नहीं है। अगर आप मेंबरशिप, आप जो पीडीपी का कैंडिडेट है उसको पूछिए पीडीपी की मेंबरशिप है, तो मेरे इस वर्कर को क्यों धोखा देंगे इतने साल बाद? अगर क्या लगता है कि क्या वजह होगी कि आपको इग्नोर किया गया? आप एज सीनियर भी वहां पे थे, अच्छे पोस्ट पर भी थे, एक्टिव भी थे हर इलाके में। बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। इसमें बहुत सारी चीजें हैं, उसकी पर्दादारी है, इंशाल्लाह खुद निकलेंगी। आपको त्राल में ऑलरेडी पता था, एक नहीं 3 लोगों को यहाँ बाहर से, जो पार्टी से बाहर के थे, 3 लोगों को रखा गया था। तो बहुत सारी चीजें आपके मीडिया में भी आई, बहुत सारी बोलियां भी चली, बहुत सारी चीजें चली, वो तो वक्त करेगा फैसला। मामला ये है कि मेरे पॉलिटिकल एक्टिविस्ट की, मेरा जो आज मेरे साथ खड़ा है, अगर इंजीनियर रशीद साहब कल मेरे त्राल के वर्कर को इग्नोर करते हैं तो मैं 1 मिनट नहीं लगाऊंगा कि मैं वहां से। हाँ बिल्कुल। अब हम आएंगे इंतिखाबात पर, क्योंकि इंतिखाबात चल रहे हैं, आपको हमने देखा। सबसे एक अलग बात मैंने आप में देखी कि मैं आपके कैंपेन में भी कई बार आया, तो सिर्फ उसमें ज्यादा जो तादाद है मुसलमान उन नौजवानों की है, मुझे लगता है कुछ ने आज से पहले वोट भी नहीं डाला। क्या वजह रही होगी? देखो, यही तो है, क्राउड पुलिंग जब तक आपको नहीं है, जब तक आप किसी के लिए एक मिसाल नहीं बनते हो। त्राल के नौजवान जो डिसहर्टन था, जिसको मिसट्रस्ट है पॉलिटिक्स के साथ, उसकी वजह सिर्फ मैं ही नहीं हूं, इंजीनियर रशीद साहब भी। इंजीनियर रशीद साहब ने एक अल्टरनेट दे दिया कश्मीरी को कि भाई ये जो बातें करते हैं ना,
आप मुझे बोलिए, ये लोग संतूर में रहे, 4.5 करोड़ रुपया गवर्नमेंट ने बिल दिए इनके खाने पे, 4.5 करोड़। हाँ, जब संतूर में बांधते, जब एमएलए हॉस्टलों में बांधते, जब घरों में बांधते। मेरे पास सारे लीडरों की लिस्ट है, कौन घर में बांध था, किसको फोन मिला था, कौन संतूर में बांध था। आप मुझे बताइए, जिसको बांध रहे, तो इंजीनियर रशीद साहब क्यों तिहाड़ जेल में बांध थे और आज भी बांध है। लोगों का इतना बड़ा मैंडेट, देखो उसके बाद तो जब लोगों का मैंडेट मिलता है, मैंने कल भी होम मिनिस्टर साहब को अपील की, आज भी कर रहा हूं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अपील कर रहा हूं, लोगों के मैंडेट की कदर कीजिए। इंजीनियर रशीद साहब को छोड़िए, उसको लोगों ने इतना बड़ा मैंडेट दिया, उसको रिप्रेजेंट करने दीजिए, उसको कश्मीर को रिप्रेजेंट करने, क्योंकि कश्मीरियों ने वोट दिया है उस आवाज को जो आवाज उनको रिप्रेजेंट करेगी। अगर आप उस आवाज का गला घोंट दोगे, फिर इस डेमोक्रेसी पे कौन बिलीव करेगा। आपने अगर हो सकता है आपके पास और भी किसी पार्टी ने अप्रोच किया होगा, तो इंजीनियर रशीद साहब की ये जो एआईपी, इसको ही क्यों चुना? बिल्कुल, ये बड़ा अच्छा सवाल है कि अगर मैंने खैरबाद किया पार्टी को, मुझे त्राल के मुसलमानों ने, त्राल की मेजॉरिटी कम्युनिटी ने, त्राल के सिखों ने भी 2% कम्युनिटी है, उन्होंने भी, लेकिन 98% वोट मुझे मुस्लिम कम्युनिटी का मिला, सबसे ज्यादा वोट मिले, सबसे ज्यादा मार्क। मैं उस वोट को धोखा नहीं देना चाहता। उन्होंने उस कैरेक्टर को दोष दिया, वोट दिया था जो प्रो कश्मीरी है, जो डॉक्टर शंटी सिंह 2019 से टीवी पे खड़ा था, जो डॉक्टर शंटी सिंह त्राल के हर मुसलमान हर मुसीबत के साथ खड़ा है, जो जेल में बच्चे हैं उनकी माओं के साथ खड़ा है। तो मैं उस वोट को धोखा नहीं देना चाहता था। अगर मैं आज किसी और पार्टी में जाता तो ये भी मेरा वोटर कहता कि मैंने उस वक्त बहुत बड़ी गलती की, मैंने इसको वोट दिया। मैं वो नहीं तो ऑफर बहुत थे। मैंने कहा इंजीनियर रशीद साहब कश्मीरियों के दिल में बसे हैं, ये कश्मीरियों के काम करते हैं, कम से कम ये त्राल का मेरा जो वोटर है ना, इसको ये तकलीफ नहीं होनी चाहिए। डॉक्टर शंटी सिंह ने मेरे को धोखा दिया। मैं वो त्राल के वोटर को, त्राल की इमोशंस को धोखा नहीं देना चाहता था। आपको लगता है कि क्योंकि पार्लियामेंट इलेक्शन में अगर हम नॉर्थ कश्मीर की बात करेंगे, वहां पर इंजीनियर रशीद की जो पार्टी है उसकी वहां बड़ी सुनामी आई थी, एंड पर ही आई थी। आपको क्या लगता है, त्राल में क्या लगता है? आ रही है, अबरार साहब संडे को आ रहे हैं, आप खुद देखेंगे। आज देखिए 3 दिन 4 दिन से साउथ कश्मीर में अबरार साहब जा रहे हैं। यही तो डर है, यही तो डर है इनको। इंजीनियर रशीद साहब को क्यों नहीं छोड़ रहे? क्योंकि इंजीनियर रशीद साहब को जब छोड़ेंगे, और आपको मैं ऑन एयर एक बात बताता हूँ, इंजीनियर रशीद साहब का पैगाम आया था, वहां से आया था, एक मैसेज आई थी जेल से उनके एडवोकेट के थ्रू कि त्राल वालों को मैसेज दीजिए, जिस दिन मैं छूटूंगा मेरा पहला मुझे मेरी पहली ख्वाहिश होगी कि मैं एयरपोर्ट से डायरेक्ट त्राल जाऊं। और हमने तैयारी भी रखी है इंशाल्लाह, अगर अल्लाह ताला ने चाहा 11 को उनको छोड़ा। हालांकि 11 तारीख को ही अबरार साहब त्राल आ रहे हैं। हो सकता है वाकिर शेख साहब की वसादत से, शाहिमदान साहब की वसादत से, क्योंकि इन दोनों आस्थान शरीफों पे अबरार साहब हाजिरी देने जाएंगे, हो सकता है अल्लाह ताला उसी दिन अच्छा कर दे तो एक अच्छी खुशखबरी आ जाए। तो आप देखें, देखो आप 65% पॉपुलेशन यूथ की है जम्मू कश्मीर में, त्राल में भी है। इस यूथ को एक चेंज चाहिए। ये यूथ बहुत फेडअप हो चुका है इन नारों से, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम वो करेंगे। यूथ को एक सच्चा और एक ईमानदार लीडर चाहिए। यूथ, और दूसरी बात, यूथ जो त्राल की मिलती है, जो मुझे बात होती है, ये तो है ही है, वो इंजीनियर रशीद साहब के साथ है। तो मुझे वो कहते हैं कि नहीं, हमने आपको सुना है, हमें एक ऐसी वॉइस चाहिए जो असेंबली में भी ऐसे गरजे, जो आज टीवी पे गरज रहा है, जो हमारे लिए बात करे, हमारे। और सच बोलूं, गुरु ग्रंथ साहब को हाजिर नाजिर करके, अब जुमाए मोहम्मद है, पाक दिन है, अजानें चल रही हैं, इन 10 दिनों में ना मैंने और भी तकलीफ देखी। मुझे नहीं पता एज ए पीडीपी लीडर या एज ए डीडीसी मेरे पास इतने लोग इस तरह खुल के क्यों नहीं आए, मुझे नहीं पता है। जब मैं आज कहीं जाता हूँ ना, वो माँ के गले मिलती है ना जिसका बेटा बंद है और रोती है ना, मुझे बहुत तकलीफ होती है। मैं पिछले 10 दिनों से पूरी तरह सो नहीं पाया हूँ। मैं सच कहता हूँ कि इस माँ को लगता है कि मैं ही इनका मसीहा बनूंगा, और मैं उस माँ के उन आंसुओं को धोखा नहीं दूंगा। मेरे असेंबली में आते, अगर अल्लाह ताला ने चाहा, लोगों का मानना हुआ, लोगों ने वोट दिया, असेंबली में जो पहली मेरी तकरीर होगी, पहला मेरा सवाल होगा, यही होगा कि इन माओं के आंसू में पूंजूं इनको। मैं कहता हूं एक तरफा एक बार माफी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इन नौजवानों को देनी चाहिए। ये हमारे बच्चे हैं, ये कोई पाकिस्तान के लोग नहीं है, ये हमारे मुल्क के लोग हैं, ये हिंदुस्तान के लोग हैं। इनको एक मौका देना चाहिए। ये नौजवान लोग हैं, जब हम इनको एक मौका देंगे, हो सकता कभी ये किसी इमोशन में आके इन्होंने कोई गलती कर ली, और छोटी मोटी गलतियां हैं बहुत सारे लोगों ने, किसी ने फेसबुक पोस्ट किया है शेयर, किसी ने उसको फोन किया, इतने बड़े जुर्म भी नहीं है।
और साथ में जो जमात इस्लामी पे बैन है, मैं बार बार कहता हूँ ये इलीगल है। जमात इस्लामी कोई मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, इन्होंने कोई ट्रेनिंग नहीं की है, इन्होंने कोई बंदूक नहीं उठाया। ये भी मफ के तौर पे इलेक्शन लड़ने आए थे और इन्होंने 77 से इलेक्शन लड़े हैं। ये पहला टाइम नहीं है, ये डेमोक्रेसी में ऑलरेडी है। इनको डेमोक्रेसी से डिसएम्पावर किया गया जब रिगिंग की गई, जब इनके साथ धोखा हुआ, इनको फिर भरोसा नहीं रहा पॉलिटिकल सिस्टम पे। आज मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ, इन्होंने भी अपने 4 कैंडिडेट उठाए हैं, बहुत अच्छी बात है। त्राल में इनका कैंडिडेट नहीं है, मैंने कल भी अपील की, आज भी करता हूँ, इनको मुझे सपोर्ट करनी चाहिए, क्योंकि जो चीजें असेंबली में जाके कहना चाहते हैं वो मैं भी कहना चाहता हूँ तो हमारे। और दूसरी बात कि आज मैं इन पार्टियों से भी, ये जो नेशनल कॉन्फ्रेंस से पीडीपी बड़े बड़े दावे करती है, कहते हैं जी हमने वेलकम किया, हमने ये किया। मैं कहता हूँ आज सेक्रीफाइस करो ना, ये 4 सीटें दे दो इनको, ऐलान कर लो कि हमने अनकंडीशनल सपोर्ट दे दिया जमात इस्लामी को, आ जाएं जी। इनकी आइडियोलॉजी बोलो के खिलाफ नहीं, ये भी। और जमात इस्लामी वालों का मैं क्यों बार बार जिक्र करता हूं, इन्होंने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस परसों पुलवामा में दी तो इनके लीडर ने एक बड़ी अच्छी बात कही कि हम चाहते हैं माइनॉरिटीज का तहफ्फुज, कश्मीरी पंडितों का, सिखों का तहफ्फुज। और मैं आज इनको बोल रहा हूं, मैं भी माइनॉरिटी से हूं, ऑलरेडी मेरा रिपोर्ट कार्ड है, त्राल में पता कर दीजिए कि मेरा रिपोर्ट कार्ड है। इसलिए मैं इनको कहता हूं आप माइनॉरिटीज को तहफ्फुज देने की बात करते हो। और मुझे पता है जो सच्चा मुसलमान है, त्राल के मुसलमानों ने दिखाया है, और इस्लाम भी यही है कि जो आपकी सबसे छोटी माइनॉरिटी है उसका तहफ्फुज इस्लाम में लिखा है, और वो चीज प्रूव की है त्राल के मुसलमान। अगर हम इंतखाबात की बात करेंगे, डीडीसी इंतखाबात में आपने त्राल के लोगों ने 2 हमारे जो सिख फिरके के मेंबरान थे उनको इज्जत दी है, उनको कामयाब किया, तो आज क्या लगता है आपको, क्या रहा? देखो, किरदार को वोट है, मजहबी वोट नहीं है। जब हम मजहब की बात करते हैं ना, कैंडिडेट होता है, ये कौन उठा, ये हिंदू है, ये मुसलमान है, सिख मैं नहीं मानता। मेरा मानना है रिपोर्ट कार्ड, किरदार और वॉइस, इसको वोट पहले भी था, अब भी मिलेगा। त्राल के लोग जाग गए हैं, त्राल के लोगों को वो हर त्राल वन त्राल वाली सियासत दिमाग से निकल चुकी है, टाउन की सियासत से बहुत तंग आ चुके हैं। तब तक अल्टरनेट नहीं था, आपका सोशल मीडिया नहीं था, इनको पता नहीं थी, इनको वहां जाते थे मिसलीड करते थे, सड़कें नहीं दी थी, इन लोग दूर दराज इलाकों में रहते थे। आपने देखा इन सालों में कितनी, हालांकि मैं ही नहीं, और भी 2 डीडीसी मेंबर है, उन्होंने भी काम किया है। आप देखो जब डीडीसी काउंसिल बनी, आपने खुद देखो हर जगह ऑलमोस्ट सबने किया है, कम ज्यादा देखो अपनी अपनी नॉलेज के, अपने अपने इसके टैलेंट के हिसाब से किया, लेकिन डीडीसी ने सबने काम किया। आप देख रहे हो तब से त्राल में डिफरेंट तरक्की है, पंचायत राज में पैसे आ रहे हैं, लोग काम कर रहे हैं। आप ग्राम सभाओं में करते हो, लड़ाई होती है, लोग कहते हैं नहीं मेरा काम रखना है, ये लोगों को एक हक मिला है कि वो अपने काम रखें। हाँ हाँ, तो इसी तरह से लोगों को अब समझ आ गई है, जो ये झूठे नारे, कभी रायशुमारी, कभी सब्ज ये कपड़ा, सब्ज रुमाल, कभी ऑटोनॉमी, कभी सेल्फ रूल, कभी लोग इससे तंग आ गए। लोगों को प्रैक्टिकल लाइफ पता है, हमें इज्जत चाहिए, हम इज्जत से जीना चाहते हैं। आप मुझे बताइए, त्राल के लिए आज तक इन 70 सालों में कौन सा बड़ा इंस्टीट्यूट खुला, कौन सी बड़ी लेदर टेक्नोलॉजी, फैशन टेक्नोलॉजी, टूरिज्म में कोई रेवोल्यूशन आया? एक चीज बताइए। नहीं आया। अगर डॉक्टर साहब आप, क्योंकि हम पुराने एमएलए की हम तनकीद करते हैं, एज मीडिया पर्सन, एज सियासतदान, तो अगर आप आएंगे तो क्या प्रायोरिटीज रहेंगी? सबसे पहले यूथ की एम्पावरमेंट, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये जो हमारी टूरिज्म प्लेसेस हैं, इन पे ऑलरेडी मैं काम कर रहा हूं, आपको पता है मैं लिख रहा हूं, इनको हम डेवलप करेंगे। हमारा एक, मैं नौकरियों का नहीं लेकिन बिजनेस का, एंटरप्रेन्योरशिप का इतना बड़ा जाल यहाँ फैलाएंगे। मेरी कोशिश रहेगी जो गवर्नमेंट की स्कीमें घर घर पहुंचे, जगह जगह पहुंचे, पंचायत लेवल पे पहुंचे, लोगों को जिस तरह मुमकिन स्कीम है, बाकी हार्टिकल्चर स्कीम है, एग्रीकल्चर स्कीम है, इसमें इतना अवेयर किया जाए। मैं डिपार्टमेंट उसको ऑन टो रखूंगा कि जो ये आज हम इस तरह से सेमिनार कर रहे हैं, तो कॉलेज में सेमिनार हो कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कैसे होगी, स्किल डेवलपमेंट कैसे होगी। मेरी कोशिश है, मैं देखो CSR में भी प्राइवेट NGO से काम करके कभी बैग लाता हूं, कभी डिजिटल क्लासरूम देता हूं। इस बार भी 2 डिजिटल क्लासरूम आएंगे, एक रटसन स्कूल में लगेगा, आरडी कहलील में लगा है, बटनूर में, ट्राइबल में लगा। तो एक ऐसा रेवोल्यूशन लाएंगे कि ये जो हमारे स्कूल है ना, हम कहते हैं ना 4 बजे छुट्टी हो गई, मेरा मानना है 4 बजे के बाद वहां स्किल क्लासेस लगे, वहां लोग सीखे, जिसको दिन में काम, जो मजदूरी भी जाता है ना शाम को, वो भी शाम को काम सीखे। तो डेवलपमेंट वही होती है। डेवलपमेंट सिर्फ गवर्नमेंट नौकरी नहीं, आप SPO लगा रहे हो किसी को, आप एक जनरेशन को खत्म कर रहे हो, क्योंकि एक SPO को लगा रहे हो, उससे कब कांस्टेबल बनना है पता नहीं है। आप एक इंडिपेंडेंट
तरीके से अपने यूथ को खड़ा करो। जो यूथ है ना त्राल का बड़ा टैलेंटेड है, लेकिन नेग्लेक्टेड यूथ है। उसके बाद इज्जत, ये जो यही थानों में हमारे बच्चे हैं या बिला वजह बुलाए जाते हैं, वो मैं होने नहीं दूंगा जहां तक मेरी अपनी सोच है। और दूसरी बातें, कल आपने देखा पीडीपी वालों ने विजनरी डॉक्यूमेंट त्राल के लिए निकाला और उसमें पहली बात क्या थी, 30 साल में त्राल को तबाही हुई है। 30 साल में 2 बार पीडीपी ने गवर्नमेंट की है ना। अगर मैं आज बोलूंगा तबाही हुई है 30 साल की, तो फिर यही कैसे तबाही को ठीक करेंगे? तबाही को तो इंजीनियर रशीद करेगा ना, नया अल्टरनेट है ना। 70 साल देखा है ना, तो उसको 5 साल देखते हैं। अगर हमने 70 साल जाया कर दिए, 30 साल जाया कर, ये खुद भी बोलते हैं, इनका कहना है 30 साल जाया किए। 30 साल में नेशनल कॉन्फ्रेंस और यही थे। अब इंजीनियर रशीद साहब को टाइम देते हैं। हो सकता है उसने जेल का दर्द देखा है, 2 बार एमएलए रहा है, बेदाग है, सबके सामने क्लियर है। कोई प्रॉपर्टी या कोई चीज, वो मिनिस्टर बन सकता था दोनों टेन्योर में इंडिपेंडेंट था, मिनिस्टर बन सकता था, किसी के साथ भी जाके नहीं गया। आज भी सेंटर में मिनिस्टर बन सकता है, सिर्फ एक बार वो अगर इन लोगों की तरह माफीनामे और हल्फनामे लिख के दे तो उसको भी आज भी सेंटर का कैबिनेट मिनिस्टर, लेकिन नहीं ले रहा है। तो आपको लगता है कि इंजीनियर रशीद साहब का, जैसे आप उनका उम्मीदवार है, यहाँ पर चलेगा त्राल में, त्राल के लोग उसको एक्सेप्ट करें? बिल्कुल। मैं जगह जगह मैंने कहा, मैंने इतना वलवला, मैं अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जान के कहता हूं, मैंने इतने 23 साल में कभी लोगों में मैं जीता भी, लोग इज्जत भी करते हैं, इतना वलवला मैंने कहीं नहीं देखा। इतना मेरी माएँ, मेरी बहनें जो पगड़ी को चूमती हैं, जो हाथों को चूमती हैं, जो मालाएं डालती हैं, जो कहती हैं एक बार हमारा जो भाई है इंजीनियर रशीद साहब, रोती हैं, आंसू आते हैं। सो इस ऐसा नहीं है जो इन लोगों ने एक वो क्रिएट किया था कि नहीं हमारे पर, ये तो ब्लैकमेल हिंदुस्तान को भी करते थे, अगर हम नहीं आए फिर यहाँ पाकिस्तान बन जाएगा। आज तक तो यही सियासत थी ना कि अगर हम नहीं बने, जमात इस्लामी की रिगिंग क्यों हुई? इन्होंने उस वक्त क्या कहा, अगर माफ आ गई यहाँ पाकिस्तान बन जाएगा। सो ये धोखे आज भी दे रहे हैं। धोखा त्राल को नहीं चाहिए। त्राल का नौजवान, अभी अबरार साहब आएगा संडे को, हम शुरुआत करेंगे, 2 रैलियां उसने त्राल में करनी और इंजीनियर रशीद साहब की एक होगी अगर अल्लाह ताला ने चाहा तो। पहली रैली हम अवंतीपुरा से शुरू करके पूरा उस एरिया में करेंगे और एंड करेंगे नूरपुरा में, और अगली रैली का नया जो पोर्शन हमारा रह जाएगा नागबल, कहलील वगैरह, हर जगह पहुंचेंगे और आप देखोगे कि कितने लोग आएंगे। आज आप देखिए 3 दिन 4 दिन से साउथ कश्मीर में क्या हो रहा है। नौजवान को झूठे वादे नहीं चाहिए, नौजवान को प्रैक्टिकल चीज चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ अवामी इत्तेहाद पार्टी के उम्मीदवार त्राल के डॉक्टर हरबकी सिंह। आपको बता दें कि त्राल में 18 तारीख को यहाँ पर वोटिंग होगी और तमाम उम्मीदवार अपनी तरफ से भरपूर कोशिश कर रहे हैं और लोग आगे किसको कितना सपोर्ट करेंगे वो आने वाला कल बताएगा, लेकिन हमारी कोशिश है हर एक उम्मीदवार तक पहुंचने की। फिलहाल इस खास शुमारी में मुझे मेरे ऑनलाइन एडिटर बशारत रशीद के साथ दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।